दोस्तों नमस्कार। कल की कहानी जेठ जी हद है बेशर्मी की उलझते रिश्ते का भाग 2। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का अगला भाग। कहानी के पहले भाग में आपने पढ़ा कि शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल आई प्रभा पर उसके जेठ जी की तिरछी निगाहें गड़ी हुई थी। वह उससे बात करने और अपने पास बुलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था। आगे कहानी में क्या होता है चलिए पढ़ते हैं। नाश्ता करते हुए प्रभा की नंद ने कहा, उनके बैंक की ऑडिट का काम पेंडिंग है, उसे निपटाकर एक दिन पहले ही आज आ पाएंगे, इसलिए हमें पहले भेज दिया। प्रभा झुकी नज़रों से कभी कभी जेठ जी की तरफ सरसरी निगाह डालकर देख लेती। हर बार उसने यही पाया कि जेठ जी की निगाहें उस पर ही गड़ी हुई हैं। उसने कहा, मैं निखिल भैया को भी बुला लेती हूँ, वह भी नाश्ता कर लेंगे। बीच में जेठ जी ने टोका, अरे प्रभा तुम आराम से नाश्ता करो, कहीं लगा होगा फ़ोन पर चैटिंग में। आजकल की युवा पीढ़ी का यही ड्रामा है, शादी से पहले इतनी सारी बातें कर लेंगे तो शादी के बाद क्या करेंगे। दीदी बोल पड़ी, तुझे क्या पता शादी से पहले के यह पल कितने खुशनुमा और अनमोल होते हैं। तेरी जिंदगी में तो यह पल आए ही नहीं, तुम क्या समझोगे। प्रभा की ननंद उसके जेठ उद्धव से 1.5 साल बड़ी है। हम उम्र होने के कारण दोनों में ज़बरदस्त बहस होती है। जेठ जी बोले, उसका कारण भी तुम ही हो। ननंद जी ने कहा, कमाल है, कोई शादी ना करने की जिद पकड़ कर बैठ जाए तो उसमें मेरी क्या गलती है। बिना बात का हट सिर्फ इसलिए पाल रखा है कि माँ बाप को दुख दे सको। जेठ जी गुस्सा हो गए और बीच में ही नाश्ता छोड़कर सीढ़ियों से चढ़कर अपने ऊपर वाले कमरे में चले गए। ऊपर 2 कमरे बने हुए थे, जिसमें से एक में प्रभा अखिल का सामान रखवा दिया गया था और जबकि दूसरे कमरे में जेठ जी रहते थे। प्रभा को अखिल ने बताया कि उसके जेठ उद्धव ने शादी क्यों नहीं की। वास्तव में उद्धव एक लड़की कंचन से प्यार करता था। उद्धव की बहन उससे 1.5 साल बड़ी थी, इसलिए बाबूजी पहले बेटी का विवाह करना चाहते थे। उसके लिए वर भी तलाश रहे थे, परंतु अच्छा घर वर मिलने में काफ़ी समय लग गया, जिसके कारण कंचन के घर वालों ने इंतजार नहीं किया और उसकी शादी कहीं और कर दी। उद्धव जिद पकड़कर बैठ गया कि अब वह शादी ही नहीं करेगा। इसके बाद उद्धव हमेशा ही बड़ी बहन को अपनी और कंचन की शादी ना होने के लिए जिम्मेदार ठहराता है। दोनों की एक मिनट भी नहीं बनती, कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ते हैं दोनों। उद्धव बड़ी दीदी को अपनी शादी में अड़चन डालने के लिए जिम्मेदार ठहराने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। नाश्ता करने के बाद प्रभा अपनी सास के पास विवाह के कार्यक्रम निपटाने की लिस्ट तैयार करवाने लग जाती है। अखिल भी अपने कमरे में आ जाता है। अखिल की माँ अब बहुत निश्चिंत दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, अब मैं बेफिक्र हूँ, मेरा बेटा और बहू आ गए हैं, अब तुम दोनों ही सब कुछ संभाल लेना। प्रभा सारी तैयारियों में हाथ बटाएगी और मेहमानों को भी संभालेगी। और अखिल बेटा तुम बाहर का इंतजाम अच्छे से देख लेना। अखिल ने कहा, ठीक है माँ, मैं बड़े भैया के साथ मिलकर आज से ही सारी तैयारियों का जायजा लेना शुरू कर देता हूँ। अखिल ने प्रभा से कहा, अरे प्रभा, हम गांधीनगर से माँ और दीदी के लिए जो साड़ियाँ लेकर आए हैं वह तो बैग से निकाल ले आओ, और छोटी बहुरानी के लिए चांदी की बांधनी जो हमने बड़े चाव से खरीदी थी वह भी लाकर माँ को दिखाओ। प्रभा बोली, जी अभी लाई। प्रभा तेजी से सीढ़ियाँ चढ़कर जेठ जी के कमरे के सामने से गुजरती हुई अपने कमरे में जा रही थी कि जेठ जी ने आवाज़ लगाई, प्रभा सुनो तो, जरा रुको। प्रभा सहम कर रुक गई। वह कमरे के बाहर ही खड़ी थी। जेठ जी ने एक थैली अपने हाथों में ले रखी थी। उन्होंने थैली आगे बढ़ाते हुए कहा, प्रभा इसमें कांजीवरम साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट भी है। मेरी तो दुल्हन आने से रही, कब तक इसे संभाल कर रखूँगा। तुम इसे बारात वाले दिन पहन लेना, देखना पूरी महफिल में तुम ही दिखोगी। तुम पर यह साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। प्रभा ने सहम कर हिचकते हुए कहा, परंतु जेठ जी, अखिल ने मुझे गांधीनगर से ही बहुत महंगी लहंगा चोली दिलवाई है, मैं तो बारात वाले दिन वही पहनने वाली हूँ। थोड़ा निराश होते हुए जेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं, तो फिर ऐसा करो, तुम इसे महिला संगीत वाले दिन पहन लेना। तुम मुझसे डरा मत करो,
देखो मैंने अपने कमरे को आधुनिक तरीके से सेट करवाया है, एसी भी लगा है, बाथरूम भी मॉडर्न तरीके से बनवाई है। तुम्हें कभी तकलीफ़ हो तो मेरे कमरे का बाथरूम यूज कर सकती हो। प्रभा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि जेठ जी को क्या जवाब दे। इतने में नीचे से निखिल ने आवाज़ लगाई, अरे प्रभा, कहाँ रह गई तुम? 2 चीज़ें लाने में इतना समय लगता है क्या? जी अभी आई। प्रभा बिना साड़ी लिए ही अपने कमरे की तरफ दौड़ गई। जल्दी से साड़ी और बांधनी निकाल कर तेजी से साड़ी सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे सास के पास पहुंचकर ही चैन की सांस ले पाई। प्रभा के देवर की शादी लखनऊ में ही संपन्न होनी थी। दोनों परिवारों की सहमति से शादी के सभी प्रोग्राम, महिला संगीत, मेहंदी, मांडा, बारात, फेरे आदि सभी जरूरी रस्में लखनऊ में ही संपन्न होनी थी। लड़की वाले अपने सगे संबंधियों के साथ मेहंदी वाले दिन लखनऊ पहुंच जाएंगे। उन्होंने शादी का सारा खर्च स्वयं ही उठाया था। प्रोग्राम होटल्स में होना था, इसलिए रिश्ते पर ही मोटी रकम लड़की वालों ने प्रभा के ससुर को दे दी थी और कहा था कि सारी अरेंजमेंट आपको ही करनी है। इसके लिए अखिल ने 2 बड़े होटल, 5 स्टार होटल बुक कर दिए थे। एक में लड़की वालों के रुकने की व्यवस्था कर दी थी और दूसरे में लड़के वालों की। प्रभा लंबा सफ़र तय करके आई थी और सारा दिन सास और ननद के साथ शादी की तैयारियों में लगी रही। डिनर करके प्रभा और निखिल अपने कमरे में लेट गई। प्रभा ने सोचा कि जेठ जी की हरकतों के बारे में निखिल को बताया जाए, परंतु वह रुक गई। शादी वाले घर में कोई बखेड़ा खड़ा हो, ऐसा वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। प्रभा के कमरे में कूलर चल रहा था। उसने कहा, अगर जेठ जी हो तो उन्हें कमरे में मत घुसाना, बाहर से ही बातें कर लेना, ज़रूरी हो तो उनके कमरे में आप चले जाना, मैं नाइट सूट पहन चुकी हूँ। ऐसा कहकर प्रभा ने चादर ओढ़ ली। अखिल ने दरवाज़ा खोला तो सामने जेठ जी ही थे। उन्होंने कहा, सो गए थे क्या? मैं तो तुम दोनों को अपने कमरे में सोने के लिए बुलाने आया था। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेरे कमरे में एसी लगा हुआ है। प्रभा सो गई क्या? अखिल ने कहा, जी भैया। कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, कूलर से काम चल जाएगा। यह कहकर अखिल ने गुड नाइट बोलकर दरवाज़ा बंद कर लिया। प्रभा ने तब जाकर चैन की सांस ली। थकान से चूर प्रभा और निखिल इतनी गहरी नींद में सो गए कि कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। सुबह फिर दरवाज़ा पीटने की आवाज़ से आँख खुली। प्रभा जल्दी से बाथरूम में घुस गई। अखिल ने दरवाज़ा खोला तो फिर दरवाजे पर जेठ जी थे। बहुत सोते हो भाई तुम दोनों, मैं कब से तुम्हारे उठने का इंतज़ार कर रहा हूँ। चलो नीचे, चाय नाश्ते के लिए सब इंतज़ार कर रहे होंगे। अखिल ने कहा, भैया मैं ब्रश करके नहा धोकर ही आऊँगा। अभी तो प्रभा बाथरूम में घुसी है, आप नाश्ता कर लीजिए। जेठ जी बोले, मुझे पता है तू अभी 1 घंटा लगाएगा। ऐसा कर, अपना तौलिया और ब्रश उठा और मेरे बाथरूम में जाकर नहा ले। जब तक प्रभा भी तैयार हो जाएगी। बहुत देर हो चुकी है, बाबूजी गुस्सा करेंगे। शादी वाले घर में इतनी देर तक कोई नहीं सोता। पैरों की आवाज़ से प्रभा ने महसूस किया कि अखिल तौलिया और ब्रश लेकर जेठ जी के बाथरूम में नहाने चले गए। वह जल्दी से बाथरूम से बाहर निकली, ब्रश, तौलिया, साड़ी का ब्लाउज और पेटीकोट लेकर बाथरूम में घुस गई। बाथरूम से नहाकर निकली तो उसने देखा कि ड्रेसिंग रूम में टेबल के सामने जेठ जी बैठे थे। वह सहम गई। वह तुरंत ही मुड़कर बाथरूम में घुस गई और दरवाज़ा बंद कर लिया और खुद को कोसने लगी, बेवकूफ़ कहीं की। जब तौलिया और ब्रश लिया था तो दरवाज़ा भी तो बंद कर सकती थी। उसे पसीना आ गया। जेठ जी बोले, अरे प्रभा, घबराती क्यों हो? मैं तुम्हारे पति का बड़ा भाई हूँ, कोई भूत प्रेत नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारे लिए यह इत्र लेकर आया था। तैयार होकर इसे लगाना मत भूलना, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। इसे लगाकर तुम सारा दिन फ्रेश महसूस करोगी और तुम्हें थकान नहीं होगी। मैं तो बस यही देने आया था तुम्हें, और कुछ नहीं। और इत्र को ड्रेसिंग टेबल पर रखकर जेठ जी चले गए। प्रभा सहमी हुई सी बाथरूम से बाहर निकलकर तैयार होने लगी। तैयार होकर इत्र को स्वयं पर छिड़कने का मन बिल्कुल नहीं किया। चलते हुए कूलर के सामने 2-3 बार स्प्रे कर दिया। खुशबू हवा में फैल गई।
अखिल भी नहाकर आ गया। वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तुमने यह इत्र कब खरीदा? प्रभा ने धीमे स्वर में जवाब दिया। यही कमरे में रखा था, मैंने कहीं से नहीं खरीदा। प्रभा और निखिल तैयार होकर नाश्ते के लिए हाल में पहुंचे। सभी लगभग नाश्ता करने लग चुके थे। किसी का नाश्ता तो समाप्त होने वाला था तो किसी ने आधा कर लिया था, परंतु उद्धव प्रभा का जेठ, उसने अभी तक नाश्ता शुरू नहीं किया था। मालूम है उन दोनों का ही इंतजार कर रहा था। सालों बाद डाइनिंग टेबल की सारी कुर्सियां भरी हुई थी। पिताजी, माँजी, नंदजी, जेठ जी, देवर जी, अखिल और प्रभा, घर के सभी सदस्य एक साथ नाश्ता कर रहे थे। बाबूजी ने अखिल को सारी जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा, बेटा होटल्स में जाकर एक बार सब कुछ सुनिश्चित कर लेना, कहीं कोई कमी ना रह जाए। ठीक है बाबूजी, मैं कल ही निखिल के साथ जाकर सभी तैयारियों का जायजा ले लूँगा। सिर्फ कैटरिंग का कार्य बड़े भैया को सौंपा है, वे भी अपने काम को चेक कर लेंगे। जेठ उद्धव ने कहा, इसमें जाकर देखने वाली कौन सी बात है, मैंने तो केटरर्स को सारी बातें ही फ़ोन पर समझा दी हैं। दीदी ने बीच में टोका, उद्धव तुम्हें भी सब कुछ जाकर सुनिश्चित करना चाहिए। आखिर लड़की वालों ने पैसे दिए हैं, कोई कमी रह गई तो हमें ही सुनना पड़ेगा। वैसे भी घर पड़े रहकर तुम क्या करोगे? इसे अच्छा है कोई तो काम ढंग से हो। जेठ जी फिर से चिढ़ गए। माँ इसे समझा लो, बिन बात बीच में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे इतनी समझ तो है कि कब क्या कैसे करना है, ज़्यादा लेक्चर झाड़ने की ज़रूरत नहीं है। और वे नाश्ते की टेबल से उठ खड़े हुए और जाते हुए बोले, सारा मूड ऑफ कर दिया, अब तो ऑफिस जाकर ही ठीक होगा। माँ जी ने कहा, पर तुमने तो एक सप्ताह की छुट्टी ली थी। उद्धव सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बोला, ली तो थी, पर घर में फिक्र किसे है मेरी। प्रभा को लगा जैसे वे कटास कर रहे हों। मन तो किया जेठ जी को सुना दें, इज्जत करवाना इंसान के अपने हाथ में होता है, परंतु विवाह का घर है, उसकी इस बात से कोई नया बखेड़ा ना खड़ा हो जाए, इसलिए वह चुप रही। क्या प्रभा की वजह से शादी में कोई नया बखेड़ा खड़ा होगा, या फिर प्रभा जेठ जी को सिखाएगी सबक? पढ़ें कहानी के अगले भाग में। आशा करता हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आ रही होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए, लाइक करें और शेयर करें। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।